Dear students, in the previous video lecture, I discussed the phase control technique of cyclo AC voltage controllers. In this video lecture, I am going to discuss two more control techniques of AC voltage controllers. First, we will discuss integral cycle control. It is also called on-off control technique. It is also called on-off control technique. And second, we will discuss sequence control of cyclo converters. Sequence control of cyclo converters, that means there we will study two-stage and multi-stage cyclo converters. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल से कि इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल क्या है और फेज कंट्रोल से ये कैसे डिफरेंट है। देखिए, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इन इंडस्ट्री वी आर हैविंग वेरी हेवी लोड्स, बहुत ही हेवी लोड्स होते हैं। अगर हम दो तरह के लोड की बात करें, एक मैकेनिकल लोड, दूसरा हीटिंग लोड, हम क्या करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज को जो कंट्रोल किया जाता है वो मैकेनिकल लोड्स को भी ऑपरेट कराने के लिए वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप किसी मोटर को क्या करो, किसी मोटर को आप वहां पर आप किसी मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको एसी वोल्टेज कंट्रोलर की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर हम हीटिंग लोड की बात करें तो हीटिंग लोड को भी कंट्रोल करना होता है, हीटिंग लोड को भी कंट्रोल करना होता है, यानी कि वहां पर भी हम वोल्टेज को क्या करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि हीटिंग लोड और थर्मल, जो कि हमारा हीटिंग लोड और मैकेनिकल लोड है, ये दोनों लोड क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसे लोड्स आपको मिलेंगे जिनका टाइम कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। टाइम कांस्टेंट अधिक होने का मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ एक मोटर की बात करो, अगर मोटर बहुत हैवी है, अगर उसमें इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब है कि आपने वोल्टेज चेंज किया, आपने वोल्टेज चेंज किया। सपोज द मशीन इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम और आपने क्या किया, वोल्टेज को चेंज किया। तो जैसे ही आप वोल्टेज को चेंज करोगे, तुरंत सडनली क्या होगा, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। इट विल टेक few seconds to reflect on the speed. It will take few seconds to reflect on the speed. इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोड्स का टाइम कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे हीटिंग लोड्स इंडस्ट्री में मिलेंगे बड़े बड़े, जहां पर भी क्या होगा कि वोल्टेज को आप कट करोगे, जीरो करोगे, आपको कुछ देर के बाद उसका इफेक्ट पता चलेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए एक आइडिया अपनाया गया है कि हम लोग क्यों ना करें कि कुछ देर के लिए लोड को कट कर दें, कुछ देर के लिए लोड को सोर्स के साथ कनेक्टेड रहने दें। समझ में आ रही है बात? यानी कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास 8 साइकिल्स हैं या मान लीजिए 6 साइकिल्स हैं। 6 साइकिल्स में हम क्या करेंगे, 3 साइकिल्स के लिए लोड को सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और अगले 3 साइकिल में हम लोड को सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर अगले 3 साइकिल में कनेक्ट कर देंगे। यानी कि कुछ देर के लिए ऑन रहा, कुछ देर के लिए ऑफ रहा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ऑन ऑफ कंट्रोल टेक्निक। तो आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, इस कंट्रोल टेक्निक को। क्लियर? इस कंट्रोल टेक्निक को हम लोग यहाँ पर फिगर की मदद से समझते हैं, फिगर और वेवफॉर्म की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। तो देखिए, जब सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात करेंगे तो हमारा डायग्राम वही रहेगा। डायग्राम में आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं। आपके पास क्या है, यू आर हैविंग ए थायरिस्टर, फॉरवर्ड थायरिस्टर, नेक्स्ट यू आर हैविंग ए रिवर्स थायरिस्टर। यू आर हैविंग ए फॉरवर्ड थायरिस्टर, यू आर हैविंग ए रिवर्स थायरिस्टर, नाउ यू आर हैविंग ए लोड, नाउ यू आर हैविंग ए लोड। क्लियर? ये रहा आपका लोड T1 एंड T2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल में होता क्या है। मैं डायरेक्टली वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम डायरेक्टली ड्रॉइंग द वेवफॉर्म ओमेगा टी, दिस इज V नोट। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ साइकिल के लिए थायरिस्टर्स को, दोनों थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे। तो जब ट्रिगर करोगे थायरिस्टर को, अल्फा को 0 रखा जाता है इसमें। देखो आप इस तरह से किया आपने, 2 साइकिल हुआ, 3 साइकिल हुआ, 4 साइकिल हुआ। क्लियर? 1 2
3 4, 4 साइकिल तक लोड सोर्स के साथ कनेक्टेड रहा। अब अगला 3 साइकिल हम क्या करेंगे, अगला 3 साइकिल हम इसे ऑफ रखेंगे। अगला 3 साइकिल आप क्या कर रहे हो, इसे ऑफ रख रहे हैं 1 2 3। अगला 3 साइकिल आप इसे ऑफ रख रहे हो, फिर 3 साइकिल के बाद इसको इस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि यानी आप कह सकते हो कि ये है नंबर ऑफ साइकिल्स m, ये है n, नंबर ऑफ साइकिल n है जब तक कि आप कंडक्ट करा रहे थे। ये है नंबर ऑफ साइकिल m, ये है नंबर ऑफ साइकिल, दिस इज द नंबर ऑफ साइकिल m, दिस इज n, दिस इज m, दिस इज m। समझ में आ रही बात? यानी कि n नंबर ऑफ साइकिल के लिए आपने थायरिस्टर को ट्रिगर किया और m नंबर ऑफ थायरिस्टर के साइकिल के लिए अगले m नंबर ऑफ साइकिल के लिए आप थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं कर रहे हो, अगले m नंबर ऑफ साइकिल के लिए थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं कर रहे हो, फिर से आगे चलकर हमने ट्रिगर कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, अगर ये सिर्फ हमारे पास एक आउटपुट वोल्टेज, अगर ये हमेशा लोड कनेक्टेड रहता तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर आउटपुट वोल्टेज आता। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम आरएमएस वैल्यू लिखने चलेंगे VOR, तो VOR यहां पर क्या होगा? VOR देखिए, VS है हमारा सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज हमारा VS है, आरएमएस वैल्यू इंटू अब क्या हो रहा है कि n साइकिल के लिए सप्लाई मिल रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग सप्लाई फॉर नेक्स्ट m साइकिल। आप जानते हैं आरएमएस वैल्यू निकालने का रूल, n डिवाइडेड बाय m प्लस n, टोटल नंबर ऑफ साइकिल, टोटल नंबर ऑफ साइकिल। क्लियर? इसी को आप आगे ये लिख सकते हैं, और VOR इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू VS, अंडर रूट के इंटू VS। के क्या है यहां पर? के हमारा यही होगा, के इक्वल टू n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखो n और m में कंफ्यूज मत करना। अब कुछ लोग क्या करोगे कि दिमाग में रखोगे पहले m आता है फिर n आता है। क्लियर? देख लो ध्यान से, यहां हमने पहले n लिया है फिर n लिया है, यानी कि आपका जो ऑन वाला पोर्शन है वो न्यूमरेटर में आएगा और ऑफ प्लस ऑन वाला पोर्शन टोटल डिनोमिनेटर में आएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ड्यूटी रेशियो ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, ड्यूटी रेशियो ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। समझ में आ रही है बात? दिस इज कॉल्ड ड्यूटी रेशियो ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। क्लियर? अब आपसे कोई कहेगा कि सर आई नॉट आरएमएस बताइए, तो आई नॉट आरएमएस क्या होगा? वी नॉट आरएमएस डिवाइडेड बाय आर। तो जब ये आई नॉट आरएमएस आपको पता चल चुका है, तो अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आप पावर डिलीवर टू द लोड करोगे, पावर डिलीवर टू द लोड। तो पावर डिलीवर टू द लोड क्या होगा? ये होगा हमारा वी नॉट स्क्वायर VOR स्क्वायर आरएमएस वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आरएमएस वोल्टेज यहां पर क्या है? अंडर रूट के इंटू VS। तो ये क्या हो जाएगा? के इंटू VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हो जाएगा हमारा P लोड विल बी इक्वल टू के इंटू VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, के इंटू VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब नेक्स्ट हम लोग पता करेंगे इनपुट केवीए, यानी कि जो इस कन्वर्टर में टोटल इनपुट सप्लाई कितना जा रहा है, इसे आपको कैलकुलेट करना है। इनपुट केवीए, हाउ डू यू कैलकुलेट इनपुट केवीए? इनपुट केवीए मींस सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज देखो क्या है? VS। देखिए लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है VS अंडर रूट के, ध्यान से देखिए। लेकिन सप्लाई वोल्टेज क्या है? VS, सप्लाई वोल्टेज इज VS। तो सप्लाई वोल्टेज VS है। करंट कितना जा रहा है? सप्लाई करंट अगर कोई पूछे और लोड करंट, तो यहां देखिए लोड करंट और सप्लाई करंट दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? IS और I0 दोनों बराबर है। तो यानी आप लिख सकते हो इनपुट केवीए क्या होगा? VS इंटू IS। तो VS की जगह तो VS ही लिखा जाएगा, लेकिन IS की जगह क्या लिखा जाएगा? इंस्टेड ऑफ IS यू राइट IOR। और IOR क्या है? IOR आपका क्या है? ये है VOR डिवाइडेड बाई R, और VOR क्या है? अंडर रूट के VS, यानी ओवरऑल हो जाएगा अंडर रूट के VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, यानी कि रूट के टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है जो पावर लोड को डिलीवर किया जा रहा है। इसलिए अगर इनपुट पावर फैक्टर हमसे कोई पूछे,
इनपुट पावर फैक्टर ये क्या होता है, पावर डिलीवर टू द लोड डिवाइडेड बाय पावर ऑफ सप्लाई, इनपुट पावर टू द सप्लाई। तो पावर डिलीवर टू द लोड डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टू द सप्लाई करें, ये हो जाएगा ऊपर क्या है kVS²/R, नीचे अंडर रूट kVS²/R। यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट k। फ्रॉम हियर इनपुट पावर फैक्टर विल बिकम अंडर रूट k, इनपुट पावर फैक्टर विल बिकम अंडर रूट k। अब दो चीज यहां पर और आपसे पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा कि भाई ये थायरिस्टर्स जो हम ले रहे हैं IT1 और IT2, you are taking IT1 and IT2, so now what will be the value of average thyristor current, what will be the value of average thyristor current। तो एवरेज थायरिस्टर करंट की अगर हम बात करें तो जितना एवरेज थायरिस्टर करंट इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में ये थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है T1 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 T1, और निगेटिव साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है T2, निगेटिव साइकिल में T2 कंडक्ट कर रहा है, निगेटिव साइकिल में T2 कंडक्ट कर रहा है। क्लियर। तो अब देखिए हमारे पास अगर एवरेज थायरिस्टर करंट कैलकुलेट करें तो आप देखिए कि ये थायरिस्टर करंट कहां से कहां तक चल रहा है, यहां से यहां चला 0 to पाई, और यहां पर आकर यहां से यहां फिर ये 0 रहा था। T1 के लिए क्या था 0 था। यानी कि एवरेज थायरिस्टर करंट अगर हमें पता करना हो कि टोटल टाइम पीरियड क्या है, टोटल टाइम पीरियड इज, टोटल टाइम पीरियड जो हमें मिला है ये टोटल टाइम पीरियड क्या है हमारा 2 पाई, टोटल टाइम पीरियड इज 2 पाई। तो जब टोटल टाइम पीरियड हमारा 2 पाई है, इसमें से पाई टाइम के लिए हमें मिल रहा है, आप क्या लिखोगे 1/r इंटू ये क्या होगा Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी इंटू 1/पाई भी करना पड़ेगा, 1/2 पाई, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, और ये कहां से कहां जाएगा 0 से पाई, क्योंकि यहां पर अल्फा का कंसेप्ट ही नहीं है। आप सारे थायरिस्टर्स को t=0 पर ट्रिगर कर रहे हैं, सारे थायरिस्टर्स को t=0 पर आप ट्रिगर कर रहे हो। ये होगा 1/r 1/2 पाई 0 to पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। लेकिन अब ध्यान से देखिए इसके साथ क्या होगा, इसके साथ देखिए ये फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां से यहां तो थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, अब यहां से यहां थायरिस्टर कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। एवरेज वैल्यू तो पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे हो ना, इंटू क्या करोगे इंटू n डिवाइडेड बाय m प्लस n, इंटू m डिवाइडेड बाय n प्लस m। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से अगर आप एवरेज थायरिस्टर करंट लिखो, यहां से आप एवरेज थायरिस्टर करंट अगर आप लिखिए ITA एवरेज, आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी Vm डिवाइडेड बाय पाई r, Vm डिवाइडेड बाय पाई r इंटू k। सिमिलरली जब हमें ITA RMS लिखना है, RMS एवरेज थायरिस्टर, RMS थायरिस्टर करंट, तो RMS थायरिस्टर करंट कितना होगा, RMS थायरिस्टर करंट ध्यान से देखिए, आप जब सिर्फ इसके RMS वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरे, अगर ये दोनों वेवफॉर्म एक साथ रहता तब तो हमारा RMS वैल्यू Vm/√2 होता, Vm/√2r होता। लेकिन यहां पर क्या है 0 to T1 ही हमारा है थायरिस्टर, T2 दूसरा थायरिस्टर है। हम किसी एक थायरिस्टर के लिए एक बार में निकालते, दोनों थायरिस्टर का एक साथ आप कैसे निकालोगे, किसी एक थायरिस्टर का निकाल रहे हैं तो ये 0 to पाई to 2 पाई है ही नहीं वेवफॉर्म। जब आधे वेवफॉर्म के लिए क्या होता है V रिड्यूस होकर क्या होगा Vm/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 से मल्टीप्लाई होता है। ये क्या हो जाएगा Vm डिवाइडेड बाय 2r, Vm/2r इंटू Vm/2r इंटू √k, Vm/2r इंटू √k, Vm/2r इंटू √k, Vm/2r √k। क्लियर, Vm/2r इंटू √k यही लिखेंगे, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा Im/2 √k। ये हो गया एवरेज थायरिस्टर और RMS थायरिस्टर करंट। अब जब इतना कुछ पता कर लिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल ऑफ AC वोल्टेज कंट्रोलर, और यू कैन ऑल्सो से ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ AC वोल्टेज कंट्रोलर।
तो जब हम इसको पता कर चुके हैं, ऑन ऑफ कंट्रोल और इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल के सारे डेरिवेशंस आपने कर लिए, तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, वो पीएस विमरा सर की ही किताब की में दिया गया क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है। हम लोग उसी क्वेश्चन को यहां पर करते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है ए सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोलर, ए सिंगल फेज voltage controller has input voltage of 230 volt 50 hertz, has input voltage of 230 volt 50 hertz and load of R equal to 15 ohm, and load of R equal to 15 ohm, load of R equal to 15 ohm for 6 cycles on and 4 cycles off, for 6 cycles on and 4 cycles off, determine क्या क्या डिटरमाइन करना है, पहला VOR, सेकेंड इनपुट पावर फैक्टर, input PF, and third part is IT average and IT RMS, IT average and IT RMS, IT average and IT RMS। तो let's come to the solution, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिया हुआ है सिंगल फेज कंट्रोलर है, इसका सप्लाई वोल्टेज दिया गया है Vs इक्वल टू 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। अब देखिए फॉर 6 साइकिल्स ऑन, यानी m इक्वल टू 6 दिया गया है, n इक्वल टू 4 दिया गया है। तो यहां से k क्या होगा, ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, दैट मीन्स 0.6। तो अब देखिए डिटरमाइन पहला दिया गया है आरएमएस वोल्टेज, वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज। VOR अगर डिटरमाइन करना है क्या होगा, पहला Vs अंडर रूट के, Vs कितना दिया हुआ 230 अंडर रूट 0.6। फ्रॉम हियर VOR इज कमिंग 178.157 वोल्ट। आंसर क्लियर, ये रहा VOR। दूसरा पूछा जा रहा है इनपुट पावर फैक्टर। देखिए इनपुट पावर फैक्टर आपसे कोई पूछेगा, आप क्या लिखोगे, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट के, दैट मीन्स अंडर रूट 0.6, अंडर रूट 0.6 इट मीन्स 0.7746 लैग, 0.7746 लैग। ये रहा इनपुट पावर फैक्टर। थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग यू एवरेज थायरिस्टर करंट, तो एवरेज थायरिस्टर और आरएमएस थायरिस्टर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले IM की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। IM क्या होता है, VM डिवाइडेड बाय R। तो VM क्या है यहां पर, देखो ध्यान से, VM क्या है 230 रूट 2 डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू दी गई है, यस R इज गिवन 15 ओम, तो डिवाइडेड बाय 15। फ्रॉम हियर IM इज कमिंग 21.681 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IM। तो अब हमें क्या करना है, एवरेज थायरिस्टर करंट IT एवरेज, ये क्या होगा, इसका एवरेज हो जाएगा IM बाय पाई इंटू K। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 4.1407 एम्पियर, 4.1407 एम्पियर इज द वैल्यू। नेक्स्ट IT RMS क्या है, IM by 2 अंडर रूट के। तो IM by 2 अंडर रूट के करोगे तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, 8.397
एम्पियर, 8.397 एम्पियर। क्लियर? तो ये रहा हमारा इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल टेक्निक के बारे में। दिस इज अबाउट इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल टेक्निक ऑफ कंट्रोलर। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करना है सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। नेक्स्ट विल डिस्कस सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। देखो आप लोग पढ़ाई बहुत ध्यान से करते जाओ और जो लेक्चर दे रहा हूं इसे देखते जाइए। और इन सारे टॉपिक्स में मुझे लगता है कि आपको बुक पलटने की भी जरूरत नहीं है, ना आपको किताब पलटने की जरूरत है, और जितने ज्ञान की जरूरत है मुझे लगता है कि मैं उतना ज्ञान आपको दे रहा हूं इस टॉपिक पर। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए कि पिछले बार में जो अभी हमने डिस्कस जस्ट किया इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल, इसमें देखिए फायर थायरिस्टर को 0 डिग्री एंगल पर कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं, एक लाइन नोट कर लीजिए, इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल और ऑन ऑफ कंट्रोल introduces less harmonics in the system, क्योंकि वेवफॉर्म को आप कट नहीं कर रहे, या तो ऑन या ऑफ कर रहे हैं, अब दूसरा हमारे पास सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स, या फिर इसका नाम है मल्टी स्टेज साइक्लो कन्वर्टर्स। तो भाई सीक्वेंस कंट्रोल क्या करता है, तो देखिए सीक्वेंस कंट्रोल जो यूज किया जाता है, सीक्वेंस कंट्रोल इट इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनपुट पावर फैक्टर ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड फॉर रिड्यूसिंग हार्मोनिक्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है, हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है। क्लियर? इसका यूज होता है। तो यहां पर सबसे पहला हम लोग समझते हैं सीक्वेंस कंट्रोल का क्या मतलब होता है। इसको समझने के लिए पहला हम लोग लेते हैं टू स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो देखिए टू स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या है। टू स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में आपको टैपिंग करनी पड़ेगी। आप सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, यू आर कनेक्टिंग सप्लाई। जब सप्लाई को कनेक्ट किए, कोई कहेगा भाई 1:2 का एक ट्रांसफार्मर ले लो, आप कहोगे ठीक है हम 1:2 का एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ठीक है 1:2 का। क्लियर? अब ये क्या कहा जा रहा है कि आप दो कंट्रोलर का यूज कीजिए एक ही सर्किट में। समझ रहे हैं मेरी बात? ये कह रहा है ऐसा अरेंजमेंट लीजिए और दूसरा अरेंजमेंट ऐसा लीजिए। ये कह रहा है कि पहला अरेंजमेंट आपने लिया और दूसरा अरेंजमेंट आप ऐसा लो और इस दोनों अरेंजमेंट को आगे एक लोड से कनेक्ट करो। अब इससे क्या फायदा होगा? आप कहोगे सर इससे कोई फायदा नहीं है, ये सब ऐसे सिलेबस को टफ बनाने के लिए है। देखो भाई फायदा तो रहता है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि सिलेबस को टफ बनाने के लिए। ये हमारा पहला है कंट्रोलर, ये हमारा दूसरा कंट्रोलर, दैट मीन्स T1 T2 T3 T4। ये रहा दूसरा कंट्रोलर, ये पहला कंट्रोलर। क्या करेगा भाई, प्लस माइनस Vs यहां अपियर होगा, प्लस माइनस Vs यहां अपियर होगा पॉजिटिव साइकिल में, और निगेटिव में ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, हम इसको ऑपरेट कैसे कराएंगे? हम लोग ऑपरेट कराएंगे कि देखिए हमारे पास सप्लाई वोल्टेज तो आपको पता है, सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म आपको पता है। हम डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। देखिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा और क्यों होगा, इन दोनों चीजों को एक साथ समझते हैं।
आई एम ड्रॉइंग द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज। देखिए Vs की बात करें तो Vs का कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, Vs का कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, सप्लाई वोल्टेज का इस तरह से डायग्राम बनता है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि 0 टू अल्फा, हम क्या कर रहे हैं कि 0 टू अल्फा इसको चलाते हैं, यानी कि पहले थारिस्टर को T1 को T=0 पर आपने ट्रिगर कर दिया। T=0 पर जैसे ही ट्रिगर करोगे तो ये भाई पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, Vs है, ये क्या करेगा, इसके थ्रू करंट T1 के थ्रू इस तरह से करंट आएगा, इस लोड के थ्रू करंट रिटर्न हो जाएगा। आप कहोगे सर आधे वाइंडिंग का कोई यूज यहाँ पर नहीं यूज, बाकी का ये दोनों ऑफ है, यहां से कोई कंडक्शन नहीं होगा, सिर्फ कंडक्शन कहां से होगा, T1 के थ्रू कंडक्शन यहां से R के थ्रू होगा। तो ये मैं 0 टू अल्फा इस तरह से कर रहा हूं, ये रहा हमारा 0 टू अल्फा, ये हमें वेवफॉर्म मिलेगा। चलो ये पॉइंट है हमारा अल्फा, ये वेवफॉर्म हमें मिला। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, अल्फा को ऑफ कर दे, बंद कर दिए T1 को। चलो T1 को बंद कर दिया गया। T1 को बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, T3 को ऑन कर देते हैं। अब ये T1 बंद मतलब ये पूरा पोर्शन बंद। तो जब ये पूरा पोर्शन बंद हो गया, अब T3 को आप फायर कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फायर T3। तो जब T3 को आप फायर करोगे तो T3 को फायर करोगे क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज Vs है, Vs प्लस Vs 2Vs। अब क्या होगा, टोटल वोल्टेज 2Vs होगा, और ये 2Vs वोल्टेज इसके थ्रू लोड के थ्रू एपियर होगा, लोड के अक्रॉस एपियर होगा, क्योंकि ये पार्ट अब हमारा बंद हो चुका है, ये पार्ट हमारा ऑफ हो चुका है। आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट चलिए अब यहां से कौन सा वेवफॉर्म फॉलो होगा, 2Vs का वेवफॉर्म फॉलो होगा। ये वेवफॉर्म था Vs का, दिस वेवफॉर्म इज फॉर 2Vs। 2Vs की जगह कौन सा कंडक्ट कर रहा है, T3 कंडक्ट कर रहा है, और यहां पर कौन सा कंडक्ट कर रहा था भाई, यहां पर T1 कंडक्ट कर रहा था। ठीक है, बिटवीन फ्रॉम लिखिए, थारिस्टर T1 इज ट्रिगर्ड एट ओमेगा T = 0 डिग्री। When the thyristor T1 is triggered, rest of the 3 thyristors are off. Rest of the 3 thyristors are off. Hence, the output voltage, that means the output voltage will be equal to source voltage in this condition. Now, after alpha, T1 is made turned off and T3 is alone triggered. T3 is alone triggered. So when T3 is triggered, the total voltage 2Vs appears across the load. Total voltage 2Vs appears across the load. तो total 2Vs appeared हो गया लोड के अक्रॉस। अब कहोगे सर अब निगेटिव में क्या किया जाए, अब देखो ध्यान से, अब ये माइनस ये प्लस हो चुका है, आफ्टर पाई क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब निगेटिव साइकिल में आ गए। अब निगेटिव साइकिल में क्या होगा, निगेटिव में भी हमें पहले थोड़ा सा चाहिए फिर पूरा चाहिए, तो थोड़ा सा के लिए क्या करोगे, 0 टू अल्फा, ये हमारा एंगल मान लेते हैं अल्फा, पाई से पाई प्लस अल्फा, ये है पाई प्लस अल्फा। हम क्या करेंगे, यहां तक T1 को किए थे, अब T2 को कर देते हैं ट्रिगर, यहां से यहां तक T2 को ट्रिगर करो। भाई जब T2 को आपने ट्रिगर कर दिया, ये निगेटिव साइकिल है, इस तरह से लोड आया, यहां से T2 के थ्रू होकर करंट यहां से ऐसे वापस आ जाएगा। ये T2 को आपने इस तरह से ट्रिगर कर दिया, यू आर गोइंग टू ट्रिगर T2। तो T2 को जब आपने अकेला ट्रिगर किया, आपको कौन सा वेवफॉर्म मिला, ये वेवफॉर्म मिला Vs का। T2 को आपने अकेला यहां से यहां ट्रिगर किया। अब आप क्या कर रहे, अब इस पॉइंट पर जाकर आप T4 को ट्रिगर कर दे रहे, T2 बंद किया, T4 आपने ट्रिगर कर दिया, यानी ये थारिस्टर पूरा सर्किट से गायब। ये थारिस्टर जब पूरा सर्किट से गायब हो चुका है, ये T4 सिर्फ बचा है, तो ये कहीं कहीं 2Vs का इस तरह से करंट फ्लो होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज अब क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के डबल हो जाएगा, यानी 2Vs के बराबर होगा। तो 2Vs मतलब यहां से कुछ ऐसे ले लो, ये होगा हमारा 2Vs, ये हो गया हमारा 2Vs, ये रहा Vs, दिस इज Vs, दिस इज 2Vs। क्लियर, ये हमारा कौन सा कंडक्ट हो रहा है इस समय, इस टाइम हमारा T4 कंडक्ट हो रहा है, दिस टाइम T4 alone is conducting. So this is the
output voltage waveform of two-stage voltage controller. This is the output voltage waveform of two-stage voltage controller. तो जब आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हम लोगों ने बना लिया, अब क्या करना होगा? अब अगर आप थोड़ी भी समझदारी रखते हो, आपको पहले आरएमएस वोल्टेज के बारे में बतला दिया गया है, आप तुरंत क्या करोगे? इसके आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए? V1 देखिए यहां पर, ये तो देखिए 0 से लेकर 2 पाई तक एक पीरियड बना रहा है, लेकिन चूंकि हमें आरएमएस कैलकुलेट करना है, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस में क्या होता है कि आप निगेटिव साइकिल को भी पहले स्क्वायर करते हो। स्क्वायर करने का मतलब इस साइकिल को निगेटिव में रखो या पॉजिटिव में रखो, बात बराबर। तो जब इस साइकिल को हम पॉजिटिव में रख लिए तो इसका टाइम पीरियड 0 से पाई के लिए कर दे, काम चल जाएगा, हमें इसकी एनालिसिस ही आगे नहीं करनी होगी। यानी कि हम टाइम पीरियड पाई मान लेते हैं। लेट अस अस्यूम द टाइम पीरियड इक्वल टू पाई। तो टाइम पीरियड जब हम पाई मान लिए तो ये क्या होगा? 1 बाय पाई, 1 बाय पाई इंटू 1 बाय पाई इंटू, अब क्या होगा आगे देखिए क्या होता है, 1 बाय पाई इंटू, अब देखिए ये क्या होता है, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये कहां से कहां तक के लिए आएगा? 0 से अल्फा के लिए होगा। 0 से अल्फा क्या है? Vs मिल रहा है, दैट मींस Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा टू पाई। अल्फा टू पाई क्या मिलेगा? अल्फा टू पाई मिलेगा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। क्लियर? ये अल्फा टू पाई ये मिलता है टू दी पावर 1/2 टू दी पावर, यहां पर क्या होगा? अब देखिए ये Vm नहीं रहकर ये क्या होगा? 2Vs। 2Vs का मतलब क्या होगा भाई? 2Vm स्क्वायर, 2Vm होल स्क्वायर यानी 4Vm स्क्वायर, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 4Vm स्क्वायर। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लिखें, डायरेक्ट ट्रिक से लिखा जाए, अगर ट्रिक से लिखा जाए क्या होगा? Vm डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू ओमेगा टी नॉट। यहां पर टाइम पीरियड क्या ले रहे हैं? पाई ले रहे हैं आरएमएस वैल्यू के लिए। 2 अंडर रूट पाई इंटू। अब देखिए अगला पोर्शन क्या हो रहा है? यहां पर फर्स्ट पोर्शन जो हो रहा है ये हो रहा है हमारा अल्फा 0 टू अल्फा आप ले रहे हैं। ये फर्स्ट पोर्शन आप क्या ले रहे हैं? 0 टू अल्फा ले रहे हैं फर्स्ट पोर्शन। तो ये क्या मिलेगा? अल्फा माइनस 0, अल्फा माइनस 0 प्लस 1/2 इंटू साइन लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट अल्फा है, तो 1/2 साइन 0 माइनस साइन 2 अल्फा, यानी डायरेक्ट लिखे माइनस 1/2 साइन 2 अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस अब देखिए ये टर्म क्या होगा? नेक्स्ट के लिए करिए। नेक्स्ट अगर 4Vm स्क्वायर के लिए करिए तो पहले 4 वाला पार्ट तो हमें मिलेगा ही, 4 को आप बाहर ही रख दीजिए। 4 इंटू क्या लिखोगे? 4 इंटू आप लिखोगे, यहां पर देखिए अब इसका इंटीग्रेशन पाई माइनस अल्फा होगा, पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2। दिस इज द इक्वेशन फॉर आरएमएस वोल्टेज। दिस इज द इक्वेशन फॉर आरएमएस वोल्टेज। ये रहा आरएमएस वोल्टेज का इक्वेशन। तो ये रहा 2 स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अब यहां पर कोई कहेगा कि सर मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर बना दिया जाए, तो मल्टी स्टेज में क्या करोगे आप? सपोज यू आर गोइंग टू डिजाइन एन स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन स्टेज वोल्टेज कंट्रोलर? एन स्टेज का मतलब है कि आप एक ट्रांसफार्मर में टोटल एन नंबर ऑफ टैपिंग्स करोगे सेकेंडरी में। यू आर गोइंग टू मेक एन नंबर ऑफ टैपिंग्स इन द सेकेंडरी, और फिर आपके पास कंट्रोलर्स कितने लगाने होंगे? 2 थायरिस्टर एक के लिए चाहिए, तो एन के लिए टोटल 2n नंबर ऑफ थायरिस्टर्स लगाने होंगे। और जब आउटपुट वोल्टेज आप लिखोगे मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर का अगर हम लिखें मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर,
तो मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो देखिए मल्टी स्टेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर में कितना आता है, देखिए यहां से यहां थोड़ा सा चला एक एंगल के लिए, फिर क्या होगा दूसरा के लिए चलेगा, फिर तीसरा के लिए चलेगा, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते एन के लिए चलेगा, इसी तरह से सिमिलरली कभी चलकर एन के लिए चलेगा। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, एक पहला दूसरा तीसरा, इसी तरह से बढ़ता हुआ जाएगा दूसरे के लिए चलेगा। दिस विल बी द वेवफॉर्म फॉर मल्टी स्टेज वोल्टेज कंट्रोलर। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हमने एसी वोल्टेज कंट्रोलर पूरा कंप्लीट कर दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डिस्कस अबाउट cyclo converters, that means how the cyclo converters are operating and what are the different types of cyclo converters। आज हमने AC वोल्टेज कंट्रोल पूरा कर लिया और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हार्मोनिक का क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर इस वेवफॉर्म को दिखने से आपको पता चलेगा कि डिस्टॉर्शन यहाँ भी कम दिख रहा है, डिस्टॉर्शन आपको कम दिख रहा है। जितना नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाओगे उतना स्मूथ वेवफॉर्म मिलेगा, उतना स्मूथ वेवफॉर्म मिलेगा। उसके साथ साथ कंट्रोलेबल तो आपको मिल ही रहा है, आपको कंट्रोलेबल मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर साइक्लो कन्वर्टर को डिस्कस करेंगे।